नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं संधि पर और संधि से संबंधित महत्वपूर्ण उन तथ्यों पर जिनके जरिए आप आसानी से शब्दों को की पहचान कर सकेंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले यह जानना जरूरी है दोस्तों कि संधि आखिर है क्या। संधि का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संधि का अर्थ होता है जोड़। किन्हीं दो चीजों के जोड़ को हम संधि कहते हैं, लेकिन यहां पर व्याकरण में हम जिस संधि की बात करने जा रहे हैं उस संधि का अर्थ है दोस्तों दो निर्दिष्ट अक्षरों का मेल, यानी एक वर्ण का दूसरे वर्ण से मेल, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, उनके मेल से उत्पन्न जो विकार है उसे संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों का केवल पास आना नहीं है, क्योंकि जब दो वर्ण पास आते हैं लेकिन उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता तो उसे संयोग कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि यदि दो वर्णों के मेल से कोई भी विकार, कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है शब्द में, इसका मतलब कि वो संयोग है, संधि नहीं है। जब मेल होगा और उसके बाद विकार उत्पन्न होगा तभी वो शब्द संधि शब्द कहलाएगा। व्याकरण में संधि के तीन भेद मोटे तौर पर माने गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिन पर हम बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत ही तथ्यपूर्ण बातचीत आज करने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वरों से स्वरों का मेल, एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं दोस्तों। यानी स्वर संधि में आपको मोटी बात यह ध्यान रखनी है कि जो वर्ण आपस में मिलेंगे वो केवल स्वर होंगे, उनमें व्यंजनों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद माने गए हैं। सबसे पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण और पांचवा है अयादि संधि। तो इन पांचों भेदों पर हम आज अच्छी चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि। क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर आ रहा है तो आपको दीर्घ शब्द आ रहा है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जहां पर स्वर का दीर्घीकरण हो, यानी छोटा या दीर्घ मेल हो वर्णों का, या ह्रस्व से ह्रस्व का मेल हो, या दीर्घ से दीर्घ का मेल हो, हर स्थिति में स्वर में जो विकार उत्पन्न होगा, वर्ण में, शब्द में जो विकार उत्पन्न होगा वो दीर्घीकरण के रूप में ही सामने आएगा और यही इस संधि के शब्द की पहचान का आधार बनेगा। तो देखिए, अ, आ, ई, उ और री, इन वर्णों का, इन स्वरों का, क्योंकि स्वर की बात कर रहे हैं तो स्वर शब्द ही अधिक उचित है इस्तेमाल करना। तो इन स्वरों का क्रमशः अ, आ, ई, उ और री से मेल हो तो क्या विकार आता है? दीर्घीकरण होता है स्वर का, और उस स्वर को कहते हैं दीर्घादेश। अब यहां ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये जो दीर्घ संधि है वो एक सवर्ण, ये र गलत लग गया है दोस्तों, यहां आएगा सवर्ण स्वर संधि है। यानी यहां पर सवर्ण वर्णों का ही मेल होता है, सवर्ण स्वरों का ही मेल होता है। यानी अ से अ या आ का अ या अ से सवर्ण स्वर है, एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें सवर्ण स्वर कहते हैं। इसी तरह से ई या ई से मेल होगा, उ या उ से मेल होगा और री का री से मेल होगा। यानी किसी भिन्न स्वर से मेल यहां इस संधि में होता ही नहीं, केवल और केवल सवर्ण स्वरों का ही मेल होता है और यह इस संधि की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी विशेषता है। अब परिणाम विकार किस रूप में सामने आता है? दीर्घादेश के रूप में, यानी स्वर के दीर्घीकरण के रूप में विकार हमारे सामने आता है। जैसे अ से अस्वर से अस्वर का मेल हुआ तो दीर्घीकरण होगा तो बनेगा आ। शब्द उदाहरण के तौर पर यहां दिया गया है मताधिकार, यानी मत प्लस अधिकार। यहां त में भी अ है और ये भी अ है, दोनों के से मिलकर के क्या बन गया? ता पर आ की मात्रा आप देख रहे हैं, तो मताधिकार यानी स्वर का दीर्घीकरण हो गया।
इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, जो भी किसी भी शब्द का जो मध्य स्थल होता है, अधिकांशतः, हमेशा की बात मैं नहीं कर रही, हमेशा कभी भी कोई चीज एक जैसी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में अधिकांशतः जो शब्द का मध्य स्थल होता है वहीं से शब्द की संधि स्थल भी होता है, वही संधि स्थल होता है। तो आप वहीं से टुकड़े करके देखेंगे। और आप, क्योंकि हम इतनी ज्यादा आम बोलचाल में हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमें यह साफ दिखाई देता है कि मत शब्द एक सार्थक शब्द है, अधिकार शब्द एक सार्थक शब्द है, और इन दोनों के मेल से जो एक नया शब्द बनकर सामने आ रहा है वो है मताधिकार, और उसमें स्वर का दीर्घीकरण हो रहा है। अब बात आती है अगले बिंदु की, अ से आ का। यहां तो ह्रस्व से ह्रस्व का मेल था, यहां ह्रस्व से दीर्घ का मेल है, यानी अ से आ का मेल है, लेकिन सवर्ण स्वर हैं। तो कुशासन। अब देखिए दोस्तों, ये कुशासन शब्द को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है और भ्रम उत्पन्न करने वाला शब्द है। एक कुशासन तो होता है कुशासन, जिसमें शासन शब्द के आगे उपसर्ग लगता है और उसका अर्थ होता है बुरा शासन, लेकिन वो संधि शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां कुशासन, को अलग है, शासन अलग है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों के मेल से कोई बदलाव, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये क्या है? ये है संयोग। लेकिन यहां जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं वो शब्द है कुश प्लस आसन। तो श में अ है, आसन में आ है, तो अ का आ से मेल हुआ। कुश के आसन पर विराजमान किसी भी व्यक्ति को कुशासन कह सकते हैं, कुशासन पर विराजमान कह सकते हैं, तो कुश आसन शब्द बन गया। आगे उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार पहला स्वर दीर्घ हो, दूसरा स्वर ह्रस्व हो, यानी आ से अ मिले तो भी आ ही बनेगा। जैसे शब्द है आशा, आशातीत, आशा प्लस अतीत, तो आ से अ का मेल हो गया, और दीर्घीकरण ही हर स्थिति में होगा, क्योंकि नाम ही दीर्घ संधि है, तो आशातीत शब्द बन गया। विकार क्या आया? स्वर का दीर्घीकरण। आ से आ का मेल होगा तो भी आ ही बनेगा। वार्ता प्लस आलाप, वार्ता में भी आ है और आलाप में भी आ है। तो ये इस तरह से आ के उदाहरण हो गए। अब है ई से ई का मेल, तो ई ही बनेगा मुनींद्र, और सवर्ण स्वर का ही मेल होगा। ये दो बातें आपको भूलनी नहीं है। मुनि प्लस इंद्र, दोनों ई जो है वो ह्रस्व है, तो मुनींद्र बन गया, स्वर का दीर्घीकरण हो गया। ह्रस्व ई से दीर्घ ई का जब मेल होगा तो शब्द बनेगा मुनीश। उदाहरण के तौर पर मुनि प्लस ईश, नी की जो ई है, मुनि की जो ई है वो ह्रस्व है, और ईश में ईश हम इस तरह से लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। मुनि प्लस ईश, तो ह्रस्व ई से दीर्घ ई का मिलन हो रहा है और दीर्घीकरण हो रहा है। इसी तरह से दीर्घ ई से ह्रस्व ई का मिलन होगा तो भी ई ही बनेगा। जैसे महती इच्छा, महती और इच्छा, इच्छा का ई ह्रस्व है और महती का दीर्घ है, और बदलाव क्या आया? परिणाम क्या आया? स्वर का दीर्घीकरण। इसी प्रकार ई से ई का मिलन होगा तो मही, मही का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी, मही प्लस ईश, यानी दीर्घ ई से दीर्घ ई का जब मेल होगा तो भी स्वर का दीर्घीकरण ही होगा। इसी प्रकार से ऊ से ऊ के मेल के उदाहरण देखते हैं। दीर्घ बनेगा, भानु प्लस उदय, दोनों ह्रस्व ऊ हैं और दीर्घीकरण हो गया है। इसी तरह से ह्रस्व से ऊ का दीर्घ का मेल होगा तो सिंधु प्लस ऊर्मी। आपको दोस्तों एक शब्द हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे संबंधित संधि शब्द परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो ऊर्मी शब्द है, ऊर्मी शब्द में हमेशा दीर्घ ऊ ही आएगा। शब्द शुद्धि में भी ये शब्द आता है, संधि विच्छेद के जब सही विकल्प का चयन करने के प्रश्न आते हैं उसमें भी ये शब्द आता है, और इसका अर्थ होता है समुद्र की लहर। तो सिंधु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी का अर्थ हुआ लहर यानी समुद्र, सिंधु का मतलब है समुद्र, समुद्र की लहर से मतलब है। तो यहां तो ऊ ह्रस्व है और यहां दीर्घ है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, दीर्घ ऊ से ह्रस्व ऊ का मेल होगा। जैसे भू, पृथ्वी प्लस ऊपरी, तो भूपरी शब्द बन गया। ऊ से ऊ का मेल होगा तो सरयू नदी का नाम है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, सरयू प्लस ऊर्मी, ऊर्मी शब्द फिर आ गया है, तो सरयू प्लस ऊर्मी
दीर्घीकरण स्वर का हो गया। दोनों स्वर कैसे हैं? दोनों स्वर दीर्घ है। तो ये हुई दोस्तों दीर्घ संधि की बात। अब आप कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में दीर्घ संधि है? तो देखिए, जिन शब्दों में ए, आई, ओ, औ ये नहीं है, मान लीजिए 99% दीर्घ संधि का उदाहरण है। अपवाद के लिए 1% छोड़ना जरूरी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? किस शब्द में ए, औ, ओ, औ नहीं है, वहां पर दीर्घ संधि ही अधिकतर होगी। अब बात आती है गुण स्वर संधि की। अब गुण स्वर संधि दीर्घ संधि से किस प्रकार, दोनों स्वर संधि है लेकिन किस प्रकार भिन्न है कि दीर्घ संधि में सवर्ण स्वरों का मेल होता है, लेकिन गुण स्वर संधि में और बल्कि स्वर अन्य सभी स्वर संधियों में भिन्न स्वरों का मेल होता है, यानी भिन्न स्थानों से उच्चरित किए जाने वाले स्वरों का मेल होता है और उससे गुण संधि में जो बदलाव आता है उसे, उस विकार को कहते हैं गुणादेश होना। और गुणादेश होना, गुण संधि के शब्द कैसे होते हैं? जिन पर ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी। ये मात्राएं नहीं होंगी, बल्कि कौन सी मात्रा होगी? ए की होगी या ओ की होगी। जहां ये मात्राएं होंगी वहां पर गुण संधि का शब्द होगा 99%। आगे बात करेंगे, इससे आगे और भी एक बिंदु मैं आपको बताऊंगी, एक पहचान बताऊंगी, आपको यह ध्यान में रखना है। संधि युक्त शब्द में ए या ओ हो तो गुण संधि, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आ के बाद, क्योंकि भिन्न स्वरों के मेल से गुण संधि होती है, ई आए तो ए होगा। जैसे इतरेतर, बहुत आता है ये शब्द, इतर प्लस इतर। र में क्या है? अ के बाद भिन्न स्वर आ गया ई, क्या बन गया? ए। ह्रस्व ए ही बनेगा, आपको यह ध्यान में रखना है, एक मात्रा वाला ए ही बनेगा। आ के बाद ऊ से मिलन हो अगर वर्ण का, किसका? और आ का, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। यानी या तो ये आएगा शब्द में, या ये आएगा, या फिर ये आएगा। जहां ये तीन परिवर्तन आपको शब्द में दिखाई दें वहां समझ लीजिए कि गुण संधि का उदाहरण है। महा प्लस उदय, आ गया और भिन्न स्वर क्या आ गया? ऊ आ गया। और क्या बन गया? ऊ का हमेशा ओ होता है तो ओ बन गया, तो महोदय शब्द बन गया। इसी प्रकार शीत शब्द है शीतर, तो शीत प्लस ऋतु, तो ऋतु का जो री है उसमें क्या हो रहा है? अर हो रहा है, तो शीत प्लस अर्तु बन गया। और जब हम इससे मिलाएंगे तो शीतर्तु शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये विकार गुण संधि में आते हैं। आपको ध्यान केवल ये रखना है कि शब्द में ए आ रहा है या ओ आ रहा है या अर आ रहा है, जहां ये आए तीनों में से कोई भी गुण संधि की पहचान इसी द्वारा की जा सकती है। अगली स्वर संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में भी भिन्न स्थानों से उच्चरित होने वाले स्वरों का मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों उसे कहते हैं वृद्ध्यादेश। गुण संधि में जो विकार हो रहा था वो गुणादेश था, दीर्घ संधि में जो विकार हो रहा था वो दीर्घादेश था, और वृद्धि संधि में जो विकार हो रहा है वो कहला रहा है वृद्ध्यादेश, यानी स्वर की वृद्धि हो रही है, वहां स्वर का दीर्घीकरण हो रहा था। अब स्वर संधि में आ के बाद ए आई आए या ओ औ आए तो क्या होगा? स्वर का वृद्धिकरण होगा, यानी स्वर में वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि की पहचान क्या है? जहां ए और औ आए, आई और औ, ए औ नहीं, आई और औ आए, वहां पर ये वृद्धि स्वर माने गए हैं। जिन शब्दों में ए या आई या औ हो वहां मान लीजिए कि वो शब्द वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। संधि युक्त शब्द में आई या औ हो तो वृद्धि संधि, जैसे आ प्लस ए आई बन गया। हितैषी, कितनी मात्राएं हैं? 2, यानी वृद्धि संधि। अगर इस पर एक मात्रा होती, जो कि गलत है लेकिन उदाहरण के लिए, समझाने के लिए मैं कह रही हूं, हितैषी एक मात्रा होती तो यह शब्द किसका उदाहरण होता? गुण संधि का उदाहरण होता। पहचान के लिए सिर्फ यह बिंदु याद रखना है, वैसे नियम के अनुसार यह गलत है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, आ प्लस आई आए, यानी
अगर आ के बाद दीर्घ स्वर भी आ रहा है, वृद्धि स्वर भी आ रहा है, ऐ भी आ रहा है, तो भी परिणाम वृद्धि के रूप में ही सामने आएगा। मत प्लस ऐक्य, तो शब्द क्या बन गया? मतैक्य। कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं, वृद्धि संधि का उदाहरण है। आ के बाद ऐ आए तो महेश्वर्य शब्द बन गया, महा प्लस ऐश्वर्य, 2 मात्राएं। जल प्लस औघ, जलौघ, 2 मात्राएं, क्या बन गया? वृद्धि स्वर बन गया। और किस रूप में बना? अ के साथ ओ का मेल होगा तो औ ही बनेगा। ये ध्यान में आपको रखना है। गुण संधि में ऊ का क्या हो रहा था? ओ हो रहा था, और यहां अ के साथ ओ आएगा, ऊ नहीं आएगा, और परिणाम होगा वृद्धिकरण और औ हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। आ के बाद ओ आए तो भी औ होगा, महोज, महा प्लस औज, महोज हो जाएगा। आ के बाद औ आए तो महौषध, महा प्लस औषध, आ के साथ औ के मेल से भी औ ही होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये ओ होना चाहिए, ओ से ओ होना चाहिए, महा प्लस ओज होना चाहिए। ओज, ओज पर 1 मात्रा होती है और फिर वृद्धिकरण हो जाएगा। यहां तो 1 होगा, हाँ, महोज, महा प्लस ओज होगा। अब आती है बात यण स्वर संधि की। 2 भिन्न, यहां भी भिन्न स्वरों का मेल होगा। सवर्ण स्वर का मेल केवल दीर्घ संधि में होता है। 2 भिन्न स्थानों से उच्चरित होने वाले स्वरों का जब मेल हो, उससे उत्पन्न जो विकार होता है वो यण संधि कहलाती है, उसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई के बाद भिन्न स्वर आए, यानी यहां तो अभी तक हम अ के बाद आने वाले स्वरों की बात कर रहे थे, यहां ई और उ के बाद आने वाले स्वरों की बात करेंगे। यानी ई उ के बाद भिन्न स्वर आए तो विकार क्या उत्पन्न होता है, परिवर्तन क्या होता है, उसको ध्यान में रखेंगे। तो ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, उ के बाद भिन्न स्वर आए तो उ का व हो जाता है, और री के बाद भिन्न स्वर आए तो री का गुण संधि में तो अर हो रहा था, लेकिन यहां केवल और केवल र ही रहेगा। अब इन शब्दों की पहचान कैसे होगी? जिन शब्दों में य से पहले स्वर रहित व्यंजन है, तो य से पहले कौन सा स्वर रहित व्यंजन है? भ, आधा भ है। उसके बाद जिन शब्दों में व से पहले स्वर रहित व्यंजन है, व से पहले कौन सा है? न है, तो स्वर रहित व्यंजन है, वहां पर निश्चित रूप से यण संधि होगी। आपको भ्रम में रहना ही नहीं है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि य और व से पहले भ और कोई भी व्यंजन आए, लेकिन वो स्वर रहित होना चाहिए। कोई भी व्यंजन आए लेकिन वो स्वर रहित होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए? य और व होने चाहिए, क्योंकि ई से य बनता है और उ से व बनता है, तो इनका होना तो अनिवार्य है। और री से परिवर्तन आए तो शब्द में जिसमें त्र आ रहा है, वहां आप समझ लीजिए कि यण संधि का उदाहरण है। आगे चलते हैं। संधि युक्त शब्दों में यदि य अथवा व के पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तो बहुधा यण संधि होती है। अब बात आती है अयाधि स्वर संधि की। अयाधि संधि 2 भिन्न स्थानों से उच्चरित स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को अयाधि संधि कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम में क्या आ रहा है? अय प्लस आदि, यानी अय आदि विकार जहां पर आते हैं, परिवर्तन जहां आते हैं, वहां अयाधि संधि होती है। संस्कृत में दोस्तों इसे एचो अयवायव्य नाम से जाना जाता है, और यण संधि को जाना जाता है इको यणची के नाम से, जिसका मतलब है ई को यण हो जाता है, यणादेश हो जाता है, यानी ई को य हो जाता है। कब हो जाता है? अची, अची होता है संस्कृत में, स्वरों के लिए अच शब्द इस्तेमाल होता है। सप्तमी विभक्ति लगी है तो अची, अच में जब अच के पहले जब ई आए तो क्या होगा?
य आदेश होगा, ई को य होगा। और इसी तरह से अयादि संधि का है एचो अयवायव्य, यानी ए के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो आय होगा, अगर आ आए दीर्घ स्वर आए तो आय होगा। इसी तरह से परिवर्तन उसमें आगे भी होंगे। तो अब देखिए बात यह है कि ए आई ओ औ के बाद कोई असवर्ण स्वर हो तो परिवर्तन किस प्रकार होगा। ए के बाद भिन्न स्वर आए, अन्य स्वर का मतलब है भिन्न स्वर, भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर हो जाएगा अय, जैसे नयन, तो ने प्लस अन। अब ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ए को क्या हो जाएगा अय, और अय के बाद जब हम अन जोड़ेंगे इसमें तो ये जो स्वर है ये य में मिल जाएगा और बन जाएगा नयन, और यहां से ये ए का तो अय हो चुका, परिवर्तन हो जाएगा, न केवल न रह जाएगा तो नयन शब्द बन जाएगा। इसी तरह से आपको सभी शब्दों की जांच करनी है, उनका अभ्यास करना है। आई के बाद यदि भिन्न स्वर आए, अन्य की जगह भिन्न शब्द ज्यादा उचित लग रहा है दोस्तों मुझे, आई के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो आई क्या बन जाएगा आय, परिवर्तन हो जाएगा। और नायक शब्द है उदाहरण के लिए नई प्लस अक, तो आई है तो आई का आय हो जाएगा और शब्द बन जाएगा नायक। आगे चले, ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो अब हो जाएगा जैसे पवन, ओ प्लस अन, ओ को अब हो गया तो पवन शब्द बन गया। औ के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो आव आदेश होगा, आव हो जाएगा, यानी पौ प्लस अक, तो औ को आव हो गया तो पावक शब्द बन गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में अयादि संधि है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, शब्द में आए, अब, आव, आय, ये मध्य में जरूर आएंगे, और जिन शब्दों में ये है वहां मान लीजिए कि अयादि संधि है, यही इसकी मोटी मोटी पहचान है। अब बात आती है व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से और स्वर का स्वर से, व्यंजन का स्वर से मेल होता है, यानी व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से भी मेल होता है और व्यंजन का स्वर से भी मेल होता है, और उससे जो परिवर्तन, जो बदलाव आता है दोस्तों, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियमों पर यहां बात करते हैं, जिन पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नियम है दोस्तों वो है कि पदांत क च ट त प के बाद घोष, घोष का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो यहां पर केवल तीसरे और चौथे की बात कर रहे हैं। तीसरा चौथा वर्ण आए या फिर यर लव आए या कोई स्वर आए या ह हो तो क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे। यानी अगर पदांत में यानी पूर्व पद में क है तो वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी क ख ग, ग है तीसरा वर्ण, ग में बदल जाएगा। इसी तरह से यदि च है तो च छ ज, ज है तीसरा वर्ण तो ज में बदल जाएगा। इसी प्रकार ठ ड, अगर ट है तो ड में बदल जाएगा। त थ द, द है त है तो द में बदल जाएगा। प फ ब है तो प है तो ब में बदल जाएगा। तो यानी इनमें से कोई भी वर्ण आए, कोई भी व्यंजन आए और उसके बाद यदि तीसरा चौथा वर्ण हो या तीसरा चौथा नहीं है तो यर लव हो, या वो भी नहीं है तो कोई भी स्वर हो या फिर ह हो, तो हर स्थिति में ये जो वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, शब्द है दिगंत, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दिक प्लस अंत, क आ गया, क च ट त प में से क आ गया और यहां स्वर आ गया तो क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा और शब्द बन जाएगा दिगंत। इसी तरह से अजंत शब्द है अच प्लस अंत, तो यहां पर च आ रहा है तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया तो अजंत शब्द हो गया। इसी तरह से षडानन, षट प्लस आनन, तो स्वर आ रहा है ट के बाद तो षडानन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया। आगे चलते हैं, अब आ रहा है सदानंद, सत प्लस आनंद, तो त का क्या हो गया, द हो गया और शब्द बन गया सदानंद। इसी प्रकार प के बाद अब जो शब्द है
अप प्लस ज, इसका संधि विच्छेद होगा। ये शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और सत्र में मैंने आपको बताया भी था कि जिन शब्दों के आगे पीछे मतलब अंत में ज हो उसका मतलब होता है कमल के पर्यायवाची होते हैं अधिकांशतः में। अब अप का मतलब होता है जल, जल में जन्म लेने वाला, अब्ज यानी कमल। तो इस प्रकार ये प का ब हो गया, यहां पर प की जगह ब हो गया तो अब्ज शब्द बन गया। अब बात आती है दूसरे नियम की। दूसरा नियम है पदांत क, ट, त और द, इनके बाद यदि न या म हो तो ये जो क, ट, त, द हैं ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएंगे। यानी यदि क है पदांत में तो ङ में बदल जाएगा, ट है तो ट, ठ, ड, ढ, ण, ट ण में बदल जाएगा, त है तो न में बदल जाएगा और इसी प्रकार से बदलाव होंगे। तो आप ध्यान देंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि शब्द है वांगमय, तो वांगमय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस मय, तो क आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है न या म, न या म में से म आ रहा है, तो क अपने पंचमाक्षर में बदलेगा तो क्या बन जाएगा वांगमय, यानी ये शब्द बन गया। इसी तरह से षट मास, इसको शब्द का विच्छेद करेंगे तो षट मास शब्द आएगा, ट आ रहा है और म आ रहा है तो ये ट, ठ, ड, ढ, ण अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा तो षण मास शब्द बनेगा। इसी तरह से इस पर बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस नियम पर भी। तो ये भी आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाना चाहिए कि त के बाद यदि न या म आए तो त किस में बदल जाएगा न में बदल जाएगा। जैसे सत मित्र, तो त आ रहा है अंत में और उसके आगे म आ रहा है तो सत मित्र के स्थान पर हो जाएगा सन्मित्र। आगे चलें, अगला नियम पर बात करते हैं पदांत द के बाद यानी क, ख, त, थ, प, फ या क, त, प वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या स हो तो द त में बदलेगा। इस नियम को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखिए पदांत पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में आए द, उसके बाद क्या आए ये मैंने स्पष्ट करने के लिए लिखा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क, त और प वर्ग के पहले या दूसरे वर्ण आए, क, ख क वर्ग के पहले दूसरे वर्ण, त, थ त वर्ग के पहले दूसरे और प, फ प वर्ग के पहले और दूसरे। यानी द के बाद क्या आना है क, त, प वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण आने हैं या फिर स हो और उनके अलावा और दूसरा क्या आ सकता है स आ सकता है, तो द जो है वो त में बदल जाएगा। जैसे उत्पादन शब्द है, उत्पादन शब्द का विच्छेद किया तो उद प्लस पादन हो गया, तो त थ द, तो जो द है वो किस में बदल जाएगा त में बदल जाएगा, तो शब्द क्या बन गया उत्पादन। इसी तरह से सत्संग को का विच्छेद करेंगे तो सत प्लस संग शब्द बनेगा और सत्संग शब्द में सद प्लस संग विच्छेद हो गया इसका जो कि यहां दिया हुआ है, द त में बदल जाएगा तो सत्संग शब्द हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ये नियम कब लागू होगा, ये नियम तब लागू होगा जब क, त, प के पहले या दूसरे वर्ण आएंगे बाद में या फिर उसके स्थान पर स आएगा। अब बात आती है अगले नियम की, व्यंजन संधि के। पदांत त और द के बाद यदि च हो, छ हो, ज हो, ट हो, ड हो, ल हो, श हो, ह हो, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो और पदांत में या तो त हो या द हो, तो पदांत में हो त द, उसके बाद च आए, छ आए, ज आए, ट आए, ड आए, ल, श, ह आए, इनमें से कोई भी एक आए तो परिवर्तन कैसे होगा वो मैं यहां आपको बताने जा रही हूं। त द के बाद यदि च आता है तो त द च में ही बदल जाएंगे, तो शब्द बनेगा शरत चंद्र उदाहरण के तौर पर। और शरत चंद्र को तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो शरत प्लस चंद्र, कई स्थानों पर ये शरत प्लस
चंद्र विच्छेद भी आपको मिलेगा। त और द, उत और उद, उन सब के बारे में हम पहले एक सत्र में, प्रत्यय वाले, उपसर्ग वाले सत्र में चर्चा कर चुके हैं, तो आप उस नियम, उस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो शरद चंद्र त या द के बाद यदि च आएगा तो त या द के स्थान पर च ही हो जाएगा, जो कि बाद में भी है। तो दो च हो जाएंगे, एक स्वर रहित और एक स्वर युक्त, और इस प्रकार शब्द बन जाएगा शरद चंद्र, जो उदाहरण के तौर पर यहां पर दिया गया है। अब त और द के बाद, ये भी बहुत, इन नियमों पर बहुत ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। छ आए तो त और द के स्थान पर ये बन जाएगा, यानी त और द के स्थान पर यहां भी च ही आगम होगा, च का आगम होगा। अब त, जैसे उदाहरण के तौर पर जगत प्लस छाया, त है, छ है, और शब्द बन गया जगत छाया। इसी प्रकार त और द के बाद में यदि ज आए तो ज का द्वित्व हो जाएगा, यानी त और द के स्थान पर भी ज ही हो जाएगा। तो दो, जैसे च दो हो रहे थे उसी तरह से ज भी होंगे। जैसे शब्द है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों, इस शब्द को इस तरह से लिखेंगे, विद्वज्जन। तो विद्वत जन की हम जब विच्छेद करेंगे तो विद्वत प्लस जन बनेगा। तो त के बाद ज आ रहा है तो त के स्थान पर भी ज हो जाएगा, और त क्योंकि स्वर रहित है तो ऐसी स्थिति में ज भी स्वर रहित ही होगा, और इस प्रकार ये शब्द हमारे सामने आ जाएगा। इसी प्रकार त और द के बाद यदि ट आए तो यहां पर त और द के स्थान पर ट हो जाएगा। जैसे तट्टी का एक शब्द है, तत् प्लस टी का विच्छेद में इसके सामने आएगा, तो त के बाद आ गया ट, तो इस त के स्थान पर भी ट ही हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अपने बाद वाले वर्ण में त और द परिवर्तित हो जाएंगे। मोटे तौर पर यह बात ध्यान में रखनी है, और शब्द बनेगा तट्टी का। इसी तरह से त द के बाद यदि ड आए तो त द के स्थान पर ड हो जाएगा। जैसे उड्डयन शब्द है, उद प्लस डयन, और द के स्थान पर भी ड हो गया, तो उड्डयन शब्द बन गया। यानी एक तरह से अपने बाद वाले वर्ण का रूप ले लेंगे त और द। त द के बाद यदि ला आ रहा है तो परिवर्तन फिर भी उसी प्रकार होगा, त द के स्थान पर भी ल आदेश हो जाएगा। और तल्लीन शब्द जैसे उदाहरण के तौर पर यहां दिया हुआ है, तो विच्छेद करने पर तत् प्लस लीन होगा, तो त के बाद ल आ रहा है तो यहां इस त का भी ल हो जाएगा, तो तल्लीन शब्द बनेगा। त द के बाद यदि श आए तो क्या होगा, त और द के बाद च का आदेश, त और द के स्थान पर च आ जाएगा और श के स्थान पर छ होगा। ये थोड़ा सा परिवर्तन भिन्न है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के शब्द भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो उद प्लस श्वास, उच्छ्वास शब्द है, उसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा सामने, उद प्लस श्वास। द के बाद क्या आ रहा है, श आ रहा है, तो द का क्या हो जाएगा, च, और श का हो जाएगा छ। तो इस प्रकार शब्द क्या बनेगा, उच्छ्वास शब्द बनेगा। अब ता और द के बाद यदि ह आए तो क्या हो जाएगा, जो द है उसका तो हो जाएगा ध, ह का हो जाएगा ध, और त और द का हो जाएगा त और द ही रहेगा, परिवर्तन केवल ह में आएगा। तो इस तरह से पद प्लस हति, तो द ही रहेगा, लेकिन ह का क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। ये यहां अलग तरह का विकार उत्पन्न होगा और शब्द बन जाएगा पद्धति। आगे चलते हैं। अगला नियम, पदांत में यदि स्वर है और उसके बाद छ आ रहा है तो छ से पहले च का आगम हो जाएगा। लेकिन यह स्थिति जैसे त और द में भी छ के पहले च का आगम हो रहा था, लेकिन वो केवल त और द के, पदांत त और द के बाद हो रहा था। लेकिन यहां पर पदांत स्वर के बाद भी यदि छ आता है तो छ से पहले च का आगम होगा। यह भी एक नियम है। जैसे अनुच्छेद शब्द है, अनु प्लस छेद, इसका विच्छेदन किया और इसमें है ऊ स्वर, तो यानी स्वर के बाद छ आ गया, तो च का आगम होने से क्या शब्द बन गया, अनुच्छेद शब्द बन गया। इसी प्रकार अगला नियम है परि उपसर्ग के साथ यदि क्री धातु से संबंधित कोई भी प्रत्यय लगे, कोई भी शब्दांश लगे, तो कार, कृत, करण, कर्ता, कृति, कारक, ऐसे क्रियाबोधक शब्द यानी कृदंत शब्द लगे तो उससे पहले, इन कृदंत शब्दों से पहले श का आगम होगा। जैसे परिष्कार शब्द, परिष्कार शब्द में परि प्लस कार विच्छेद करेंगे
तो परि उपसर्ग है, उसके बाद क्री धातु से कृदंत शब्द आ गया, तो क से पहले, कार से पहले क्या आ जाएगा, श का आगम होगा और परिष्कार शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार परिष्कृति, परिष्करण, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अब अगले नियम में सम, ये तो परि उपसर्ग की बात थी, सम उपसर्ग के बाद यदि इसी प्रकार के कृदंत शब्द आए तो बदलाव क्या होगा, तो विकार क्या होगा, देखिए। तो कार, कृत, करण, कर्ता, कृति, कारक, ये शब्द आए सम के बाद, तो ये इन कृदंत शब्दों से पहले स का आगम हो जाएगा। यानी कार से पहले यहां तो श, ये श आ रहा था, परि से पहले, परि के बाद तो ये श आ रहा था, और सम के बाद ये स आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या बदलाव आएगा, जो म है, सम में जो म है, पदांत म, उसका अनुस्वार हो जाएगा। जैसे सम प्लस कृति, म का अनुस्वार हो गया, ये देखिए, और कृति से पहले स का आगम हो गया और शब्द क्या बन गया, संस्कृति। इसी तरह से शब्द बनते हैं संस्कार, संस्करण, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। तोड़ेंगे तो सम प्लस करण संस्करण बनेगा, और संस्कार सम प्लस कार करके संस्कार शब्द बनेगा। अगले नियम पर आते हैं, पदांत में नासिक्य वर्ण हो और उसके बाद क्या आए, य व र ल श श स ह क्षत्रज्ञ। मान लीजिए वर्णमाला के जितने भी अंतिम व्यंजन हैं वे सब आए, वे वर्ण आए, उनमें से कोई भी एक वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, नासिक्य वर्ण का अनुस्वार हो जाएगा। यानी पदांत में जो नासिक्य वर्ण आ रहा है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे शब्द है संक्षिप्त, विच्छेद हुआ सम प्लस क्षिप्त, तो अब क्ष आ गया यहां पर, और पदांत में नासिक्य वर्ण है, तो नासिक्य वर्ण का लोप होकर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो गया, और क्या शब्द बन गया, संक्षिप्त। इसी तरह से देखिए संविधान शब्द है, आए दिन हम इस्तेमाल करते हैं, सम प्लस विधान, तो यर लव में से वह आ गया यहां पर, तो मां का अनुस्वार हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, संविधान। आगे चले, इसी प्रकार संयम, यह आ गया, सम के बाद यह आ गया, सम प्लस यम, तो अनुस्वार हो गया मां का और संयम शब्द बना। संलाप, ल आ गया और मां का अनुस्वार हो गया और संलाप शब्द बन गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और नियम है व्यंजन संधि का, कि पदांत ई, उ, ए और श हो और उसके बाद आए स्थ, स्न, थ, त, ये शब्द आए, इनमें से कोई भी एक शब्द आए तो परिवर्तन इस प्रकार होगा। कैसे होगा, पदांत ई, उ, ए, अब ये जो ई, उ, ए लिखा है दोस्तों, यहां पर ई, उ, ए, ऐ सब शामिल है इसमें, तो ई इसका मैंने यहां विस्तृत कर दिया है, ई, उ, ए, ऐ, और श के बाद यदि स्थ आता है तो क्या हो जाता है, स्थ के स्थान पर ष्ठ हो जाता है। जैसे शब्द है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर, इसका क्या है, इसका विच्छेद है, यहां पर पदांत ई आ रहा है और फिर स्थिर स्थ आ रहा है, तो ष्ठ हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर। उसी तरह से ई, उ, ए, ऐ और श के बाद यदि स्न आए तो श्ण हो जाएगा। निष्णात शब्द है तो इसका संधि विच्छेद बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका विच्छेद होगा नी प्लस स्नात, ई स्वर आया पदांत में और उसके बाद स्न आ रहा है तो श्ण यानी इसमें बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा निष्णात। इसी तरह से ई, उ, ए, ऐ और श के बाद त आए तो ट हो जाएगा, त के स्थान पर ट में बदल जाएगा। जैसे पुष्ट शब्द है तो पुष प्लस त, तो श के बाद, ये श है पदांत, श के बाद क्या आ रहा है, त आ रहा है, तो त किस में बदल जाएगा, ट में, और क्या शब्द बनेगा, पुष्ट शब्द बनेगा। इसी प्रकार ई, उ, ए, ऐ और श के बाद थ आए तो थ का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा। ये गलत है बेटा, एक ही श की बात है, यहां ये डबल हो गया है, तो ठ हो जाएगा। जैसे वरिष्ठ शब्द है, वरिष्ठ प्लस थ, तो वरिष्ठ शब्द बनेगा। एक और अगला नियम है, पदांत र, री और श हो, उसके बाद न आए तो न का ण हो जाएगा। यदि न, कब होगा न का ण, यदि न के आगे या पीछे क
या प वर्ग का कोई भी वर्ण हो या फिर य र ल व हो या कोई स्वर हो, तब इस न का ण होगा। कैसे होगा? पहले तो आएगा पदांत में श, री, र, री और श आएंगे पदांत में। उसके बाद आगे पीछे न आएगा, उसके बाद न के आगे पीछे या तो क वर्ग या प वर्ग का कोई भी वर्ण होगा या र लव में से कोई होगा या फिर कोई स्वर होगा, तो न के स्थान पर ण का आदेश हो जाएगा, न ण में बदल जाएगा। जैसे प्रणेता शब्द है तो प्र प्लस नेता, इसका संधि विच्छेद हो गया। यह शब्द भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए यहां प वर्ग आ रहा है पहले और नेता, तो प वर्ग के आने की वजह से न ण में बदल गया और शब्द बन गया प्रणेता। इसी तरह से भरण शब्द है तो भर प्लस अन, तो र आ रहा है यर लवों में से और उसके बाद आ रहा है न, तो शब्द बन गया भरण। और न से पहले ये अ स्वर भी आ रहा है और यहां स्वर की भी बात की गई है, तो इसलिए न का ण हो जाएगा। अगले नियम पर बात करते हैं। पदांत अ आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए, यानी पदांत में क्या आए? अ आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर आए और उसके बाद आए स, तो स के स्थान पर श हो जाएगा। जैसे अभिषेक शब्द है, विच्छेद हो गया अभिषेक, जो कि यहां लिखा हुआ है। तो अ आ के अतिरिक्त कौन सा स्वर आ रहा है? ई, और यहां आ रहा है स, तो ये इस स का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? अभिषेक बनेगा। उसी तरह से सुषुप्ति शब्द है और इसका विच्छेद करेंगे तो सुधन सुप्ति होगा और यहां पर आ रहा है ऊ स्वर और उसके बाद स आ रहा है, तो स का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा और शब्द बन जाएगा सुषुप्ति। अगले नियम पर आते हैं। एक और महत्वपूर्ण नियम के उपाधि, गुण, रूप, रंग, अवस्था, स्वभाव या संख्या बोधक शब्दों में यदि पदांत में न है तो उस न का हिंदी में लोप हो जाता है। जैसे पक्षीराज शब्द है, पक्षीराज शब्द का विच्छेद करने पर पक्षिन प्लस राज आता है, तो हिंदी में संधि के नियमों के अंतर्गत न का लोप होकर के पक्षीराज शब्द बनता है। इसी प्रकार आए दिन हम इस्तेमाल करते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, समाचार पढ़ते हैं हम, उस शब्द का विच्छेद करेंगे तो मंत्रिन मंडल आएगा, लेकिन क्योंकि ये उपाधियां हैं तो इस न का लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा मंत्रिमंडल। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों। अगला नियम पर बात करते हैं। अहन शब्द के बाद यदि र आए तो अहन का अहो हो जाएगा। अहन का अर्थ होता है दिन, ये ध्यान रखना है, ये पहले भी मैं बता चुकी हूं। तो अहन शब्द के बाद यदि र आए तो अहन अहो में बदल जाएगा। यदि कोई और वर्ण आए र के अलावा तो अहन का अहर हो जाएगा, यानी र आए तो अहो हो जाएगा और र के अलावा कोई वर्ण आ रहा है तो अहर हो जाएगा, न का र हो जाएगा। जैसे अहन अहोरात्र शब्द है तो इसका विच्छेद करेंगे तो अहन रात्रि, यानी दिन और रात इसका अर्थ हुआ, लेकिन शब्द बन गया न के न का ओ हो गया, अहो अहोरात्र हो गया और शब्द बन गया अहोरात्र। इसी तरह से एक और शब्द है अहरनिश। अहरनिश का अर्थ भी होता है दिन और रात, तो अहर में अहन प्लस निशा, इसका संधि विच्छेद हो गया और क्योंकि र आ रहा है तो ये न का क्या हो जाएगा? अहन का अहर हो जाएगा, या इसलिए शब्द क्या बनेगा? अहरनिश। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये शब्द भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। अगले बिंदु पर आते हैं। दुर और निर उपसर्ग के बाद यदि र आए तो दुर और निर में र का लोप हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। दुर और निर उपसर्ग है, लेकिन अगर उसके बाद क्या आ रहा है? र आ रहा है दोबारा से, तो र का, दुर और निर के र का लोप हो जाता है और पहला जो स्वर है उसका दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे निर प्लस, नीरस शब्द है, नीरस शब्द भी बहुत आता है परीक्षाओं में, निर प्लस रस, तो क्योंकि र आ रहा है निर उपसर्ग के बाद तो इस र का लोप हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? निरस। दूसरा विकार क्या होगा इसके पास आने से? दूसरा विकार यह होगा कि ये जो प्रथम स्वर है वो ई में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा नीरस। आगे चलें। अब बात आती है तीसरी, यानी विसर्ग संधि की। विसर्ग और स्वर अथवा व्यंजन
के मेल से जो विकार शब्द में उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियमों पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है ये दोस्तों, अह के बाद यानी अ के बाद विसर्ग आए। ये इसका मतलब है अ के बाद विसर्ग आए, उसके बाद या तो अ हो दोबारा, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या न और म नासिक के वर्ण हो, या य र ल व और ह हो, इनमें से कोई भी एक हो। तो ये जो अह है, अ के आगे विसर्ग, इसका उच्चारण होगा अह। अह है ये ओ में बदल जाएगा। जैसे शब्द है यशोदा, यशोदा का विच्छेद करेंगे तो यशदा। यशोदा अर्थ समझ लीजिए, यशोदा का अर्थ इस संधि के माध्यम से यश को दा जहां आता है देने वाली, यानी यश को देने वाली यशोदा। तो यशः दा विच्छेद हो गया। अब शह में क्या छिपा हुआ है? स्वर अ, और उसके बाद आ रहा है द यानी तीसरा चौथा वर्ण। तो ऐसी स्थिति में यशः का हो जाएगा यशो और शब्द बन जाएगा यशोदा। इसी प्रकार एक और शब्द है मनोभिराम, विच्छेद करेंगे मनः प्लस अभिराम। तो यहां अ है, उसके बाद ये अ भी आ सकता है, तो अ आ रहा है, तो इस अह का ओ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा मनोभिराम। इसी तरह से शब्द मनोरंजन बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग सभी, तो मनः रंजन इसका विच्छेद होगा। अह के बाद र आ रहा है, य र ल व आ सकते हैं, तो ये र आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अह का ओ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा मनोरंजन। इसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ एक शब्दों के यहां उदाहरण दिए गए हैं। पयोधि समुद्र का पर्यायवाची है। पयः प्लस धी, धी का मतलब है धारण करने वाला, पयः यानी जल, जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र। पयः धी, तो अह का ओ हो गया, शब्द बन गया पयोधि। सरोवर शब्द है सरह प्लस वर, जल के में श्रेष्ठ, वर मतलब श्रेष्ठ होता है, शब्द बन गया अह का ओ, शब्द बना सरोवर। इसी तरह से शिरोमणि, हम कहते हैं कि तुलसीदास जी कवियों में शिरोमणि हैं, तो शिरोमणि यानी उच्च स्थान के अधिकारी है, तो शिरह प्लस मणि ये हो गया, और रह में अह शामिल है, तो म आ गया यहां पर, इसलिए क्या हो गया? ओ आदेश हो गया और शिरोमणि शब्द बन गया। इसी प्रकार एक शब्द हम कहते हैं वयोवृद्ध, तो वया वृद्ध इसका विच्छेद होगा, और अह के बाद क्योंकि यर लव में से कोई भी आ सकता है तो व आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अह का ओ हो जाएगा, वयोवृद्ध शब्द बनेगा। इसी प्रकार अधोगति का विच्छेद होगा अधः गति, और अह के बाद तीसरा चौथा वर्ण आने के कारण अह का ओ हो जाएगा, अधोगति शब्द बनेगा। इसी प्रकार शब्द है तपोवन, तपोवन का विच्छेद करेंगे तपह प्लस वन, तो पह के बाद अह के बाद क्या आ रहा है? व, यर लव में से व आ रहा है, तो अह का ओ होगा और तपोवन शब्द बनेगा। इसके बाद अगले नियम पर बात करते हैं, पदांत अ आ से भिन्न स्वर आए। देखिए वहां तो अ की बात थी, यहां पदांत अ आ के अलावा कोई भी एक स्वर आए, उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण नहीं है तो यर लव ह में हो या फिर कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे शब्द है ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय छेद करेंगे तो ज्योति प्लस मय, तो आ के अतिरिक्त यहां ई स्वर आ रहा है, उसके बाद विसर्ग आ रहा है, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा यानी प फ ब भ म प वर्ग का पांचवा वर्ण आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, और र क्योंकि हलंत है यानी स्वर रहित है, तो ऐसी स्थिति में ज्योतिर्मय शब्द बन जाएगा। इसी तरह से एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है आशीर्वाद, शब्द शुद्धि में भी ये बहुत आता है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे आप। इसका विच्छेद है आशी प्लस वाद, यानी ई स्वर आ रहा है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद व है, तो विसर्ग के स्थान पर र का आदेश होगा, र हो जाएगा और शब्द बन जाएगा आशीर्वाद। इसी प्रकार धनुर्धर शब्द, अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर थे, हम ये वाक्य बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो धनुर्धर शब्द का विच्छेद करेंगे धनु प्लस धर, यानी धनुष को धारण करने वाले, तो विसर्ग भिन्न स्वर के बाद विसर्ग आ रहा है, तो धनुर्धर ध आ रहा है तीसरा चौथा पांचवा में से वर्ण, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा और धनुर्धर शब्द बनेगा। इन शब्दों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये शब्द हमेशा स्वर रहित होते हैं, र जो आएगा वो हमेशा स्वर रहित होगा और हमेशा शब्द के ऊपर के हिस्से में ही दिखाई देगा, तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। बहिर्मुखी शब्द में भी इसी प्रकार इसी नियम के अनुसार ई स्वर के बाद अ यानी विसर्ग आ रहा है,
और फिर उसके बाद म आ रहा है तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा और बहिर्मुखी शब्द बनेगा। अगले नियम पर आते हैं। पदांत आ के बाद, अभी तक तो आ के भिन्न स्वर की बात थी पिछले नियम में, अब पदांत आ के बाद विसर्ग आए, उसके बाद ह्रस्व अ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, ह्रस्व अ नहीं आना चाहिए बस, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे शब्द है अतएव, अतएव का विच्छेद होता है अतः प्लस एव, तो यहां आ के बाद विसर्ग आ रहा है, फिर उसके बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो इस विसर्ग का लोप हो गया और शब्द बन गया अतएव। आगे चलते हैं, अगले पर आते हैं। पदांत आ के बाद विसर्ग आए या क प हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे शब्द है पुरस्कार, जैसे शब्द है श्रेयस्कर। अब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो पुरः प्लस कार, पुरः पुरः का मतलब होता है दोस्तों संस्कृत में सामने लाना, संस्कृत के शब्द है ये सभी तत्सम शब्द है। तो विसर्ग आ रहा है, अ के बाद विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद क आ रहा है, तो पुरस्कार यहां इस विसर्ग के स्थान पर स आ जाएगा और ये स भी स्वर रहित होगा, तो ऐसी स्थिति में पुरस्कार शब्द बनेगा। श्रेयस्कर में श्रेयः कर और अस्वर है, उसके बाद विसर्ग है, फिर कर है, क आ रहा है, तो यहां भी इसके स्थान पर स आएगा और श्रेयस्कर शब्द बनेगा। अगले नियम पर आते हैं। पदांत अह के बाद क फ स आए तो विसर्ग वैसा का वैसा ही रहेगा। वहां विसर्ग का लोप हो रहा था, नियम के अनुसार विसर्ग का लोप हो रहा था, एक नियम में विसर्ग के स्थान पर र आ रहा था, एक नियम में विसर्ग के स्थान पर स आ रहा था। अब यह नियम वो है जहां अह के बाद क प फ या स आए तो विसर्ग वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी उसका लोप नहीं होगा, ना ही उसमें कोई बदलाव आएगा। जैसे प्रातःकाल, प्रातः प्लस काल, तो विसर्ग वैसा का वैसा ही रह रहा है, क है, प है, स है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये शब्द इसके उदाहरण है अधः पतन, स्वांतः सुखाय आदि। अगले नियम पर आते हैं। पदांत स्वर के बाद कोई भी स्वर आए पदांत, उसके बाद विसर्ग आए, उसके बाद लेकिन च छ श आए तो विसर्ग के स्थान पर चाहे च आए, चाहे छ आए, चाहे श आए, विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा, ये विकार उत्पन्न होगा। जैसे हरिश्चंद्र शब्द है, राजा हरिश्चंद्र को हम सभी जानते हैं, तो हरिश्चंद्र में जब विच्छेद करेंगे तो हरि ही प्लस चंद्र आएगा, तो ईश्वर आ गया, ईश्वर के बाद विसर्ग आ गया, उसके बाद आ रहा है च, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो क्या शब्द बन गया, हरिश्चंद्र शब्द बन गया। इसी प्रकार एक शब्द है पुनश्च, पुनश्च का विच्छेद करेंगे तो पुनः प्लस च, फिर से और, च का मतलब और पुनः मतलब फिर से, उस तो अस्वर है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद च है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पुनश्च। अगले नियम पर आते हैं। पदांत स्वर हो, कोई भी स्वर, फिर विसर्ग हो, फिर त और स हो तो विसर्ग का स हो जाएगा। जैसे शब्द है मनस संताप, मनः प्लस संताप, तो मनः स्वर आ रहा है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद स आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर स होगा, तो क्या शब्द बनेगा, मनस संताप शब्द बनेगा। इसी तरह से हम जब किसी बड़े जने से मिलते हैं, बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद होगा नमः प्लस स्ते, यानी दोस्तों यहां ये टाइपिंग मिस्टेक है, नमः प्लस ते होगा इसका संधि विच्छेद। नमः प्लस ते, ते का मतलब होता है सम्मान के लिए संस्कृत में इस्तेमाल होता है, उनको नमस्कार करती हूं या करता हूं, तो ते नमः प्लस ते, तो पहले अ आया, उसके बाद विसर्ग आया, उसके बाद त आ गया, तो इस विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा स, तो शब्द बनेगा नमस्ते। इसी प्रकार नमस्कार आदि शब्द, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इस नियम के अनुसार परिवर्तित होकर हमारे सामने आते हैं। अगले नियम की बात करते हैं। पदांत में स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद ट या श में से कोई भी आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। वहां स हो रहा था, उससे पहले श हो रहा था और अब विसर्ग का श हो जाएगा। जैसे शब्द है धनुष टंकार, विच्छेद करेंगे तो धनु प्लस टंकार, तो नु में ऊ स्वर है, उसके बाद विसर्ग है, फिर ट आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा और शब्द बनेगा धनुष टंकार।
अगले नियम पर आते हैं। पदांत ई और ऊ के बाद, देखिए अभी तक तो जितने भी नियम आए उनमें से अधिकांश ऐसे थे जिनमें कोई भी स्वर आए उसके बाद विसर्ग आए, लेकिन यहां केवल और केवल ई या ऊ स्वरों की बात हो रही है। तो ई और ऊ स्वर के बाद विसर्ग आए, उसके बाद क प म आए, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। जैसे बहिष्कार शब्द है, बहुत आता है परीक्षाओं में, बहि प्लस कार, तो ई आ गया स्वर, उसके बाद विसर्ग आ गया, उसके बाद क आ गया, तो यहां इस विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा और बहिष्कार शब्द बनेगा। इसी तरह से चतुष्पद, चार पैरों वाले जो पशु होते हैं, गाय आदि, उनको चतुष्पद यानी चौपाया कहते हैं। तो चतुपद इसका विच्छेद हो गया, ऊ स्वर है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद प है, तो इस विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा और चतुष्पद शब्द बनेगा। इसी तरह से वपुष्मान शब्द है, इस तरह से आयुष्मान शब्द है, ऊ के बाद दोनों शब्दों में विसर्ग आ रहा है और उसके बाद म आ रहा है, तो के स्थान पर श आएगा और आयुष्मान और वपुष्मान जैसे शब्द बनेंगे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने संधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की, नियमों पर बात की, और साथ में यह भी जाना कि कौन सी वैसे वो तरीके हैं, शॉर्ट तरीके हैं, जिनके माध्यम से हम किसी भी शब्द की में संधि की पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं हर बार की तरह कि यह सत्र भी आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।